ऑपरेशन लोटस, इसकी बड़ी चर्चा है। हिमाचल प्रदेश में हम देख रहे हैं काफ़ी कुछ चल रहा है। क्या बिहार में भी ऑपरेशन लोटस की तैयारी है? क्या बिहार में भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है? ऐसी बातें क्यों हो रही हैं? इसके अलावा बिहार में बीजेपी के पक्के साथी नरेंद्र मोदी, जिनको अपना हनुमान बोलते हैं, चिराग पासवान, क्या वो पार्टी बदल सकते हैं, खेमा बदल सकते हैं? क्योंकि उनको ऐसा कहा जा रहा है कि मन मुताबिक सीटें नहीं मिल रही हैं। इसके पीछे क्या कहानी है? और उसके अलावा एक और पार्टी, वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश साहनी, पर्दे के पीछे क्या खेल कर रहे हैं? इन्हीं सब विषयों पर आज विस्तार से बात करेंगे। और बात करने में हमारे साथ होंगे हमारे वरिष्ठ साथी पंकज जी। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से शो में। शुरुआत ऑपरेशन लोटस इसी कीवर्ड से करते हैं क्योंकि इसकी बड़ी चर्चा है, कल से ही चर्चा है। उत्तर प्रदेश में हमने राज्यसभा चुनाव में देखा और हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव में देखा, और उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि हिमाचल में सरकार बदलेगी नहीं बदलेगी, इसकी भी सुगबुगाहट शुरू हो गई है। तो क्या बिहार में भी ऐसी कोई तैयारी है? क्या बिहार में भी आने वाले वक्त में हम भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री देख सकते हैं? देखिए सौरभ, ऑपरेशन लोटस की चर्चा इसलिए शुरू हो गई क्योंकि कल सम्राट चौधरी 3 विधायकों को अपने साथ लेकर के विधानसभा पहुंच गए, जिनमें से 2 विधायक कांग्रेस के थे और 1 विधायक आरजेडी के थे। तीनों ने अपने गले में भगवा पट्टा पहन लिया था, भाजपा का जो झंडा है उसको लटका लिया था। तो आप समझ सकते हैं कि उसके बाद से इस बात की चर्चा बड़ी तेज हो गई है कि आखिरकार बीजेपी कर क्या रही है। कहने को तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनके साथ जो 2 उप मुख्यमंत्री बीजेपी द्वारा बनाए गए हैं, वो उप मुख्यमंत्री ज़्यादा एक्टिव दिखाई पड़ रहे हैं। उनके एक्टिवनेस का मतलब क्या है? और जब से बीजेपी और जेडीयू की सरकार बनी है, तब से बीजेपी द्वारा उठाया गया ये कदम, जिसमें खास तौर पर 3 लोगों को अपने पाले में ले आना, ये इस बात को लेकर के हड़कंप मच गया है कि आखिरकार बीजेपी के ऑपरेशन लोटस बिहार में भी उसी तरीके से चलाने जा रही है जैसा कि आज हम हिमाचल प्रदेश में देख रहे हैं, या कल हमने राज्यसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में देखा है। इस तरह की बात तो उठ रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है सौरभ कि आपको संख्या देखना पड़ेगा। बिहार में बीजेपी के पास दरअसल 78 विधायक हैं। हम मान भी लें कि 3 विधायकों को इन्होंने ऐड कर लिया तो ये कुल मिलाकर के 81 हो जाते हैं। 81 के बाद 122 का फासला तय करना बहुत आसान नहीं है, इस बात को समझना होगा। इसलिए जहां तक लोकसभा चुनाव का सवाल है, लोकसभा चुनाव तक ऐसा होना कतई संभव नहीं है। हम अगर ये कह भी देते हैं कि 3 विधायक जो कि तोड़े गए थे, जिन्होंने एनडीए के पक्ष में मतदान किया था, वो भले ही टेक्निकली बीजेपी के साथ नहीं आए हैं, एनडीए के साथ बैठते हैं, सत्ता पक्ष में बैठते हैं, लेकिन अभी वो बीजेपी के साथ आए नहीं हैं। चलिए अगर हम मान भी लेते हैं कि उन तीनों को भी ऐड कर ले, जबकि उन 3 में से 1 की लॉयल्टी तो टोटली नीतीश कुमार की तरफ है, वो चेतन आनंद है। क्योंकि ये हम सब ने डिस्कस किया है कि चेतन आनंद की माताजी शिवहर से चुनाव लड़ना चाहती हैं, लवली आनंद शिवहर से चुनाव लड़ना चाहती हैं, आनंद मोहन अपनी पत्नी को शिवहर से उतारना चाहते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि वो बीजेपी की सदस्यता क्यों ग्रहण करेंगे, ये समझ से परे है। लेकिन अगर हम और 2 विधायकों की बात कर लें, जिनमें से नीलम देवी हैं या प्रहलाद यादव हैं, तो क्या ये दोनों बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे? अभी फिलहाल ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये सच है कि बीजेपी के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने इन 2 विधायकों को अपने पाले में लाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। प्रहलाद यादव सूरजगढ़ा से विधायक है। सूरजगढ़ा और लखीसराय का फासला बहुत नजदीक है, एडजॉइनिंग कंस्टिट्यूएंसी है, विधानसभा एडजॉइनिंग है। तो कहा जा रहा है कि वो विजय सिन्हा ही थे जो इंस्ट्रूमेंटल थे, जो प्रहलाद यादव को इस पाले में ला पाए थे। और नीलम देवी भी इस पाले में आ पाई थी, उसमें विजय सिन्हा की ही भूमिका बताई जाती है, क्योंकि वो इलाका भी आप कह सकते हैं लखीसराय, मोकामा, बाढ़, ये सब एक ही तरह का इलाका है, मुंगेर संसदीय क्षेत्र में पड़ता है। लेकिन चेतन आनंद उस इलाके से नहीं आते।
चेतन सहरसा से आते हैं, उनके पिता आनंद मोहन है, उनकी माता लवली आनंद है। ये सबको पता है कि लवली आनंद शिवहर से चुनाव लड़ना चाहती हैं। ऐसे में 122 का जादुई आंकड़ा कैसे पार किया जा सकता है, ये एक बड़ा सवाल है। चलिए हम 78 से ये 381 हुआ और हम ये मान भी लेते हैं कि 2 और जुड़ जाते हैं तो 83 हो जाता है। फिर भी 22 प्लस 17 39 विधायकों को कैसे अपने साथ ला पाएगी बीजेपी, ये एक बड़ा सवाल है। जबकि एक इसकी दूसरी हकीकत भी है, दूसरा पहलू भी है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि तकरीबन 10 से 13 विधायक, जो कि हमने कल अपने वीडियो में कहा था कि 10 विधायक तो पक्के कांग्रेस के टूटने के लिए तैयार है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या 10 से 13 विधायक अगर इधर आ भी जाते हैं तो बीजेपी 100 का फासला तो तय कर लेगी। उसके बाद 22-23 विधायक कहां से आएंगे, इसके लिए क्या बीजेपी जेडीयू को तोड़ देगी, क्या इसके लिए बीजेपी आरजेडी को तोड़ देगी? ये बहुत बड़ा तोड़फोड़ टाइप से होगा, जो कि करना बहुत आसान दिखाई नहीं पड़ता है। इसलिए मैं इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूं कि ऑपरेशन लोटस जो है वो नीतीश कुमार के खिलाफ लोकसभा चुनाव तक किया जा सकता है, क्योंकि ये सबको मालूम है कि जेडीयू में अगर किसी के पास वोट है, कोई एक नेता जिसकी वजह से जेडीयू जीतती है, तो वो इकलौते नेता नीतीश कुमार है। उनके साथ अगर पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग जुड़ा हुआ रहता है तो जाहिर तौर पर उसका क्रेडिट नीतीश कुमार को ही जाता है। ऐसे में आप किसी और को तोड़ भी लेंगे तो क्या लोकसभा चुनाव में इसका फायदा होगा, ये एक बड़ा सवाल है। इसलिए लोकसभा चुनाव तक मैं ऑपरेशन लोटस की कामयाबी तो नहीं देखता हूं, और लोकसभा चुनाव के बाद भी मैं ऐसा नहीं देख पा रहा हूं कि लोकसभा चुनाव के इमीडिएटली बाद नीतीश कुमार को हटा दिया जाएगा। जहां तक मेरी जानकारी है उसके मुताबिक मैं आपको कह सकता हूं कि नीतीश कुमार 2025 के चुनाव तक या अगले विधानसभा चुनाव तक निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री बने रहेंगे। और उसके बाद सामूहिक नेतृत्व वाली बात आ जाएगी कि सामूहिक नेतृत्व। देखिए उसके बाद क्या होता है, क्योंकि ये भी एक सच्चाई है कि जेडीयू में इस बात को लेकर के विधायकों में मंथन का दौर जारी है। नीतीश कुमार अपनी राजनीति की अंतिम पारी खेल रहे हैं, आप कह सकते हैं। उनकी राजनीति अवसान की ओर है। इसकी बड़ी वजह उनकी उम्र भी है, उनका स्वास्थ्य भी है। वो इस तरह उनको अलाउ नहीं करता है कि वो अब लंबी राजनीति की प्लानिंग कर सकें। और जेडीयू में कोई दूसरी पंक्ति में नेता तो खड़ा है नहीं, इसलिए जेडीयू के विधायक में इस बात को लेकर के इनसिक्योरिटी तो है। इसलिए संभव है कि जेडीयू के कई विधायक आरजेडी के पाले में भी जा सकते हैं, जेडीयू के कई विधायक बीजेपी के भी पाले में जा सकते हैं। और ये सब होगा लोकसभा चुनाव के बाद। लेकिन ये सब लोकसभा चुनाव के बाद ही होगा। लोकसभा चुनाव से पहले ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले ऐसा होता है तो बीजेपी पर एक बहुत बड़ा आरोप लगेगा, और वो आरोप ये लगेगा कि बीजेपी अपने एलाइज को भी नहीं छोड़ती है, और देश में बीजेपी को एलाइज की तो जरूरत है। दूसरी तरफ चर्चा ये भी चल रही है कि महाराष्ट्र में भी उद्धव ठाकरे के ग्रुप को भी जोड़ने की बात है। वो भी अगर इधर आ जाएंगे तो बीजेपी उसका वेलकम करेगी। आप जानते हैं शिरोमणि अकाली दल से भी बातचीत चल रही थी। ये बात और है कि वो बातचीत सफल नहीं हो पाई। तो देश में बीजेपी अगर अपने एलाइज को तोड़ करके इस तरह का काम करने लगेगी तो लोकसभा चुनाव में बढ़िया मैसेज तो जाएगा नहीं। वैसे ही ऑपरेशन लोटस को लेकर के बहुत तरह की बातें हैं। ऐसे में मुझे कतई नहीं लगता, और खास तौर पर मेरी जो जानकारी है कि बिहार में ऑपरेशन लोटस के सहारे नीतीश कुमार को बिल्कुल हाशिए पर धकेल दिया जाएगा, उनकी कुर्सी छीन ली जाएगी, इसकी संभावना मुझे बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ती। हाँ, अगले चुनाव के बाद बीजेपी चाहेगी ड्राइविंग सीट पे आए, ये बीजेपी की इच्छा है, ऐसा संभव है। लेकिन बीजेपी की प्राथमिकताओं में अगर नंबर 1 कुछ है तो वो है लोकसभा चुनाव में मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स को पाना। इसलिए बीजेपी अपने घटक दलों के बीच, अपने कुनबों में
कभी इस तरह का मैसेज छोड़ना नहीं चाहेगी जिससे बाकी के और घटक दल असहज हो जाएं, बाकी के और घटक दलों में इस बात की चिंता बढ़ जाए। इसलिए मुझे लोकसभा चुनाव तक तो कुछ ऐसा दिखाई नहीं पड़ता है। जहां तक लोकसभा चुनाव के बाद है, तो जो मेरी अभी तक की जानकारी है, बीजेपी चाहती है कि हर हाल में अगले चुनाव तक नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर रहें, लेकिन बीजेपी भी अपने एजेंडे को आगे बढ़ाते रहे। बीजेपी भी ये देख पा रही है कि नीतीश कुमार का पॉलिटिक्स अब लंबे समय के लिए बचा हुआ नहीं है, और अगर बचा हुआ भी है तो बिहार की राजनीति में वो केंद्र से दखल दे सकते हैं, लेकिन बिहार की राजनीति में ड्राइविंग सीट पर इस विधानसभा चुनाव, अगले विधानसभा चुनाव में, मेरा मतलब है 2025 के बाद दिखाई पड़ेंगे, इसकी संभावना कम है। और जहां तक जेडीयू का सवाल है, तो मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि नीतीश कुमार तो चाहते थे कि लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा हो, एक हाथ लो दूसरे हाथ से दो। नीतीश कुमार इस बात को समझ रहे हैं कि हमारे वोटर्स एनडीए को वोट देंगे, प्रधानमंत्री मोदी इससे लाभान्वित होंगे, तो उनके वोटर्स भी हमें वोट दे दें तो हमारी पार्टी लाभान्वित होगी, हमारी संख्या ज्यादा बढ़ेगी। इसलिए नीतीश कुमार तो इस पक्ष में रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव करा दिया जाए, लेकिन बीजेपी तैयार नहीं है, ये मेरी जानकारी में। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि ऑपरेशन लोटस की जो चर्चा है वो जेडीयू के खिलाफ तो कतई नहीं है। बिल्कुल। बीजेपी कांग्रेस को तोड़ सकती है, बीजेपी आरजेडी को तोड़ सकती है, उनको डिमोरलाइज कर सकती है, ये जो थिन मेजॉरिटी है उसको बड़ी मेजॉरिटी में तब्दील कर सकती है और करने की कोशिश में लगी हुई है, लेकिन ये कभी नहीं करेगी कि जेडीयू को तोड़ दे और जेडीयू को तोड़ने के बाद कहे कि नहीं हमारे पास सफिशिएंट संख्या है और हमारे मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। ये लोकसभा चुनाव तक तो कतई संभव नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये संभव नहीं है कि ऑपरेशन लोटस फिलहाल सक्सेसफुल रहे, क्योंकि जादुई आंकड़ा जो है वो फिलहाल दूर नजर आता है भारतीय जनता पार्टी से। पर लोकसभा चुनाव के बाद कुछ भी हो सकता है, इसकी गुंजाइश हमेशा रहेगी, मगर जैसा कि पंकज जी ने कहा लोकसभा चुनाव से पहले नहीं होगा। अब अगले मुद्दे पर आते हैं। अगला मुद्दा है चिराग पासवान का, जो खुद को प्रधानमंत्री मोदी का अनुमान बताते हैं। तो क्या कुछ चल रहा है सीटों के बंटवारे को लेकर? सीटों के बंटवारों पर जो बातचीत है बीजेपी से चिराग की, पंकज जी, क्या वो कहीं अटक गई है, फंस गई है? वो कितनी सीटें मांग रहे हैं, बीजेपी कितनी सीटें देने को तैयार है? देखिए, जहां तक चिराग पासवान का सवाल है, तो चिराग पासवान को बीजेपी हर हाल में अपने साथ रखना चाहती है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। चिराग पासवान के लिए स्पेशल लाइकिंग प्रधानमंत्री की है, इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर सकता है। चिराग पासवान भी एनडीए में बने रहना चाहते हैं, ये भी सच्चाई है, लेकिन मामला फंस कहां पे रहा है। पहले जब जेडीयू इधर नहीं आई थी तो बात 5 लोकसभा सीट और 1 राज्यसभा सीट पर तय हुई थी, ये हमारे सूत्र बताते हैं। लेकिन अब जेडीयू इधर आ चुकी है, बीजेपी हर हाल में 4 सीट से ज्यादा देना नहीं चाहती है, लेकिन चिराग पासवान 5 सीटों पर अड़े हुए हैं। दरअसल चिराग पासवान अब ये मान चुके हैं कि जो राज्यसभा की सीटें थी वो तो अब 2 साल तक मिलने वाली नहीं है। राज्यसभा की सीटों पर बीजेपी और जेडीयू के उम्मीदवार चुने जा चुके हैं। ऐसे में लोकसभा की 5 सीटें वो हर हाल में चाहते हैं, लेकिन बीजेपी 4 सीटों से ज्यादा देना नहीं चाहती। अब आप पूछेंगे कि क्या 4 सीटों में कौन कौन सा ऐसा सीट है, तो मैं आपको बता दूं, जमुई और हाजीपुर तो पक्का है, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। बीजेपी मान चुकी है कि हाजीपुर सीट चिराग पासवान को लड़ना चाहिए और चिराग पासवान भी हाजीपुर को लेकर के अड़े हुए हैं। इसलिए जहां तक मेरी जानकारी है बीजेपी के सूत्रों से, तो हाजीपुर चिराग पासवान को मिलने जा रहा है। और जमुई भी चिराग पासवान का परंपरागत सीट है, 2014 में जीते हैं, 2019 में जीते हैं, इसलिए चिराग पासवान जमुई को भी छोड़ना नहीं चाहेंगे। मेरे ख्याल से चिराग पासवान समस्तीपुर को भी छोड़ना नहीं चाहेंगे, लेकिन समस्तीपुर से जो वर्तमान सांसद प्रिंस राज हैं, वो चिराग पासवान गुट के नहीं है, वो पशुपतिनाथ पारस गुट के हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि बीजेपी क्या अपने सिंबल से प्रिंस राज को समस्तीपुर से लड़ाएगी, या 2 सीट
जो पारस गुट को देगी उसमें एक समस्तीपुर भी होगा। जी। कई तरह के सवाल हैं और इन सवालों की वजह से एनडीए के घटक दल उलझ गए। मैं ये आपको बता दूं, क्योंकि कई ऐसी सीटें हैं जिस पे एनडीए के घटक दल ही लड़ना चाहते हैं। ऐसे में मिलेगा तो किसी एक घटक दल को ही, इसलिए जो ये पेच है वो अभी सुलझा नहीं है, वो उलझा ही हुआ है। आपको मैंने कल बताया था कि बीजेपी हर हाल में 20 सीट पर लड़ेगी, वो 22 भी हो सकता है। और बीजेपी चाहती है कि जेडीयू 10 सीट पे चुनाव लड़े। इनफैक्ट बीजेपी चाहती है जेडीयू 8 सीट पर चुनाव लड़े, लेकिन जेडीयू हर हाल में 10 सीट चाहती है। 10 नहीं, जेडीयू तो 12 सीटें चाहती। लेकिन मुझे जो जानकारी है कि बीजेपी 10 सीटों पर मान जाएगी। ऐसे में सवाल उठता है कि 20 सीट बीजेपी मिनिमम, जो कि 22 भी हो सकता है, 10 सीट आप लगा लें जेडीयू तो 30 सीट हो गया। 4 सीट बीजेपी एलजेपी चिराग गुट को देना चाहती है, रामविलास गुट को देना चाहती है, तो कितना हो गया 34। और उसके बाद 2 ही सीट उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को देना चाहती है, जबकि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी मान चुकी है और वो कॉन्फिडेंट है कि उसको 3 सीटें तो मिलेंगी ही मिलेंगी। लेकिन मेरी जो जानकारी है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 2 सीट से ज्यादा नहीं दी जा रही है, तो 34-2 36 सीटें हो गई। अब बच रही हैं 4 सीटें। 4 सीटों में क्या होगा, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि अगर बीजेपी 20 पर लड़ती है तो 2 सीट पारस गुट को दिया जा सकता है, तो 36 और 2 38 हो गया। फिर भी 2 सीटें बच रही हैं, तो ये 2 सीटें क्या वीआईपी पार्टी को मिलेंगी? किसको मिलेगी ये 2 सीटें? और अगर वीआईपी पार्टी नहीं आती है तो क्या बीजेपी 20 से 22 सीटों पर लड़ेगी? ये एक बड़ा सवाल है। और इस बीच में आपको एक नाम और नहीं बोलना चाहिए, वो नाम है जीतन राम मांझी का, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा पार्टी का। तो मैंने आपसे कहा कि बीजेपी में मंथन का दौर जारी है, मंत्रणा चल रही है। कहा यह जा रहा है कि अगर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को एक और मंत्रालय दे दिया जाता है तो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा गया नहीं मांग सकती है, क्योंकि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जो मुखिया हैं जीतन राम मांझी, उनको ज्यादा इंटरेस्ट बिहार की पॉलिटिक्स करने में, उनको ज्यादा इंटरेस्ट बिहार में एक और मंत्रालय पाने में। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अगर उनको एक मंत्रालय दे दिया जाता है तो गया को वो गुड बाय कह देंगे, गया से चुनाव लड़ने को तैयार नहीं होंगे। इस तरह के कई सवाल फिजा में तैर रही हैं, जिसका सॉल्यूशन निश्चित तौर पर बीजेपी ही निकालेगी, क्योंकि बड़ी घटक दल है। और एक बात मैं आपको और भी बता दूं कि 2 तारीख को प्रधानमंत्री बिहार पहुंच रहे हैं, और जब प्रधानमंत्री बिहार पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पर बहुत सारी बातों से पर्दा हट सकेगा, बहुत सारी चीजों की क्लैरिटी भी हो सकेगी। एक लंबी मंत्रणा नीतीश कुमार के साथ हो सकेंगी। मैंने आपको बताया कि विनोद तावड़े, जो कि 2 दिन पहले यानी कि मंडे की सुबह वो दिल्ली पहुंचे हैं, और कहा यह जा रहा है कि बिहार बीजेपी के तरफ से लगभग लड़ने वालों की सूची तैयार कर ली गई है। आप इस बात को बेहतर जानते हैं कि 1 सीट से 2 या 3 उम्मीदवारों का नाम बिहार की प्रदेश इकाई भेजती है, और उसके बाद दिल्ली में तय होता है कि उन 2 या 3 उम्मीदवारों में कौन एक ऐसा शख्स है जो सबसे ज्यादा उपयुक्त है, जो पार्टी के लिए सीटें जिता सकता है, जो कन्विंसिंगली जीत सकता है, पार्टी की ज्यादा से ज्यादा सीटें आ सकती है। उसको बीजेपी के बड़े नेता लोकल लीडर्स की मदद से मंत्रणा करके, विचार करके, अपने इंटरनल सर्वे के आंकड़ों की मदद से तय कर पाएंगे कि आखिरकार वो उपयुक्त उम्मीदवार कौन होगा। बिल्कुल, आपने बातचीत में एक और पार्टी का जिक्र किया, वीआईपी पार्टी का। इसके बारे में बात करेंगे, उससे पहले मेरा एक सवाल है कि चिराग पासवान को अगर उनके मन मुताबिक सीटें यानी कि 5 सीटें नहीं मिलती हैं, तो क्या इसकी भी संभावना है कि वो इंडिया गठबंधन यानी कि आरजेडी पार्टी के साथ दोस्ती कर लें? देखिए, आरजेडी की तरफ से उनको मनाने की कोशिश तो जारी है।
आरजेडी निश्चित तौर पर चाहेगी कि चिराग पासवान अगर इधर आ जाएंगे तो खेल दिलचस्प हो जाएगा। आरजेडी इस बात को समझती है कि चिराग पासवान के पास कम से कम 6% वोट तो है, कम से कम, वो ज्यादा बढ़ सकता है। अगर आज के डेट में बिहार में दो बड़े नेता जिनकी सभा में बहुत ज्यादा भीड़ उमड़ती है, उनमें से एक नाम तेजस्वी यादव का आता है तो दूसरा नाम चिराग पासवान का आता है। चिराग पासवान की किसी सभा को आप देख लें, आप पाएंगे कि वहां का जो हुजूम है वो बड़ी तादाद में है, वो बड़ी संख्या होती है। इसलिए चिराग पासवान भी बिहार के कम पॉपुलर लीडर नहीं है। और अगर चिराग पासवान को आरजेडी अपने पाले में लाने में सफल होती है तो निश्चित तौर पर यह एनडीए के लिए बड़ा झटका होगा। लेकिन मेरी कल एलजेपी रामविलास पासवान के कुछ नेताओं से बात हो रही थी जो चिराग पासवान के इर्द गिर्द रहते हैं, बड़े संगठन में बड़ी भूमिका निभाते हैं। उनका कहना था कि चिराग एनडीए को छोड़ना नहीं चाहेंगे, लेकिन अगर उनके हिसाब से सीटें नहीं मिली तो निश्चित तौर पर मजबूरन फिर एनडीए का साथ छोड़ना पड़ सकता है। लेकिन आपने अगर सीधा सवाल पूछा कि क्या 5 सीटें नहीं मिलेगी तो एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं, मुझे नहीं लगता 5 सीटें नहीं भी मिलती हैं तो वो एनडीए का साथ छोड़ेंगे। हो सकता है 4 पर भी मान जाएं, लेकिन 4 वो सीटें बीजेपी को देनी पड़ेंगी जो चिराग चाहते होंगे। इससे कम पे चिराग नहीं मानेंगे। अगर इससे कम पे चिराग को मनाने की कोशिश होगी तो चिराग पाला बदल लेंगे, इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। इसलिए अभी तक की जो स्थिति है वो हमने आपको बता दी। वीआईपी पार्टी की क्या भूमिका है? क्या वो भाजपा के साथ आने का प्रयास कर रही? कुछ दिनों पहले आपने बताया था कि वीआईपी पार्टी ही या मुकेश सहनी वो आदमी है जो चिराग पासवान और आरजेडी के बीच पुल का काम कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। अभी क्या भूमिका है उनकी? देखिए, वीआईपी पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी जो हैं वो खुद ही बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। वो क्या चाहते हैं वो किसी के समझ में आता नहीं है। दरअसल वो सुबह महागठबंधन की तारीफ करते हैं तो शाम को एनडीए की तारीफ करने लगते हैं। ऐसे में समझ में नहीं आता है, पत्रकार भी कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, महागठबंधन भी कंफ्यूज्ड हो जाता है, एनडीए भी कंफ्यूज्ड हो जाता है कि आखिरकार मुकेश सहनी चाह क्या रहे हैं। ये मैं आपको बताना चाहूंगा। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि दरअसल मुकेश सहनी क्या करेंगे। अगर आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें और कुछ अंदर की कहानी जाने तो आपको यह समझ में आएगा कि मुकेश सहनी एनडीए में ही आएंगे। और एनडीए में आएंगे तो किस शर्त पर आएंगे और क्यों आएंगे? क्योंकि देखिए, मुकेश सहनी का मंत्री पद तो कब का चला गया था, लेकिन मुकेश सहनी से घर खाली नहीं करवाया गया, लंबे समय तक उस घर में बने रहे। ऐसे में कहा जाता है कि नीतीश कुमार उनको पसंद करते हैं, नीतीश कुमार से उनके संबंध बेहतर हैं। चूंकि नीतीश कुमार एनडीए में आ चुके हैं इसलिए मुकेश सहनी भी एनडीए में आ जाएंगे। लेकिन एक सच मैं आपको और भी बता दूं कि बीजेपी के तरफ से पहले उनको मनाने की कोशिश की गई थी। 3 सीट का ऑफर दिया गया था। अच्छा। लेकिन मुकेश सहनी 3 सीट पर भी नहीं माने थे। लेकिन वो दौर तब था जब जेडीयू एनडीए में नहीं आई। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अब बीजेपी 3 सीटें ऑफर कर सकती है? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है बीजेपी मैक्सिमम उनको 2 सीटें ऑफर करेगी और 2 सीट पर अगर मुकेश सहनी मान जाते हैं तो निश्चित तौर पर वो एनडीए का हिस्सा बनेंगे। और जहां तक मेरी समझ है, मैं मुकेश सहनी को समझता हूं, तो मैं ये मान रहा हूं कि मुकेश सहनी आएंगे भी, लेकिन वो 2 सीटों पर मान करके ही आएंगे। वो एनडीए का हिस्सा बनेंगे। उसमें बड़ी भूमिका नीतीश कुमार की होगी। नीतीश कुमार ही उनको एनडीए में लाएंगे और अंततोगत्वा जब चुनाव पास में होगा, सीटों का बंटवारा लगभग फाइनल होने की स्थिति में होगा, तब मुकेश सहनी एनडीए के पाले में आ जाएंगे, जिसमें बीजेपी की भूमिका तो होगी ही होगी, लेकिन नीतीश कुमार की भी बड़ी भूमिका होगी। बिल्कुल। तो बिहार की राजनीति के बारे में आज हमने समझा कि चिराग पासवान किन सीटों पर अपनी डिमांड रख रहे हैं, कितनी सीटें चाहते हैं, बातचीत कहां फंसी हुई है
और एनडीए का जो कुनबा है उनमें सीट बंटवारे को लेकर क्या कुछ चल रहा है, मुकेश साहनी क्या एनडीए का हिस्सा हो सकते हैं, क्या चिराग पासवान आरजेडी में जा सकते हैं, ऐसी सभी संभावनाओं पर हमने बातचीत की। आगे भी जो ऐसी संभावनाएं उठेंगी, जो भी बिहार की राजनीति पे बातें उठेंगी, उनके बारे में ऐसे ही आपको जानकारी देते रहेंगे। आप देखते रहिए बिहार TV9 झारखंड। शुक्रिया।